Myself Dr. Juhi. Today my topic is void agreement. शून्य करार. What is void agreement? Section 10 of Indian Contract Act. The essential element of the contract is the contract is not void. जो करार है वो void नहीं होना चाहिए, शून्य नहीं होना चाहिए. The agreement is void when it is not enforceable by law. Section 2 clause G. An agreement not enforceable by law is void. Section 2 clause G. एक ऐसा एग्रीमेंट जो पार्टीज के बीच किसी भी प्रकार की लीगल लाइबिलिटीज को उत्पन्न नहीं करता है. एक पार्टी दूसरे पार्टी को अपना प्रॉमिस पूरा करवाने के लिए बाउंड नहीं कर सकता है. तो कौन कौन से जो एग्रीमेंट्स होते हैं वो वॉइड होते हैं, ये मैं इस टॉपिक में आपको बताऊंगी. वैसे तो बहुत सारे इसमें पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बता रही हूँ. फर्स्ट है एग्रीमेंट्स मेड बाय इनकॉम्पिटेंट पार्टीज. अयोग्य पक्षकारों द्वारा किया गया करार. जैसा कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेक्शन 11 में बताया गया था कि कौन कौन से पार्टीज अयोग्य माने जाते हैं कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए. जैसे अवयस्क, अस्वस्थ मस्तिष्क वाला व्यक्ति, माइनर, अनसाउंड माइंड. तीसरा विधि द्वारा अनुबंध करने के लिए अयोग्य घोषित व्यक्ति. ऐसा व्यक्ति जो कि कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए अयोग्य घोषित किया गया है. और कौन नेक्स्ट पॉइंट है एग्रीमेंट्स बेस्ड ऑन मिस्टेक एज टू फैक्ट. सेक्शन 20 तथ्य से संबंधित गलती वाले करार. कोई भी ऐसा करार जो दोनों पक्षकार करार के किसी इम्पॉर्टेंट फैक्ट के संबंध में कोई गलती करते हैं, मिस्टेक करते हैं, तो ऐसा एग्रीमेंट वॉइड होता है. नेक्स्ट है विदेशी विधि की गलती वाले करार, यानी एग्रीमेंट्स बेस्ड ऑन मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ. सेक्शन 21 जब पक्षकार किसी करार को करते समय किसी दूसरे देश की विधि के संबंध में गलती कर बैठते हैं तो ऐसी गलती विदेशी विधि से संबंधित गलती कहलाती है. और विदेशी विधि के संबंध में गलती के आधार पर ऐसे एग्रीमेंट को हम वॉइड यानी शून्य कहते हैं. नेक्स्ट है अवैधानिक प्रतिफल तथा उद्देश्य के करार. एग्रीमेंट्स विद अनलॉफुल ऑब्जेक्ट एंड कॉन्सिडरेशन. जिन करारों का प्रतिफल तथा उद्देश्य अवैधानिक होता है उन्हें इस कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा स्पष्ट रूप से वॉइड घोषित किया गया है. सेक्शन मैंने आपको लास्ट वीडियो में ये बताया था कि कौन कौन से जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, एग्रीमेंट्स होते हैं, अनलॉफुल ऑब्जेक्ट और कॉन्सिडरेशन वाले होते हैं. सेक्शन 23 में बताया था कि जब कोई एग्रीमेंट विधि द्वारा वर्जित यानी फॉरबिडन बाय लॉ होता है या डिफीट करता है लॉ को, ये अनुमति कोई भी ऐसा एग्रीमेंट इस प्रकार का है कि यदि अनुमति दी जाए तो वह लॉ की किसी भी प्रोविज़न को डिफीट कर देगा या फिर फ्रॉड्यूलेंट है अगर वो एग्रीमेंट, और अगर वो किसी व्यक्ति या किसी उसकी प्रॉपर्टी को कोई नुकसान पहुंचाती है ऐसा एग्रीमेंट, या फिर इमोरल है या फिर लोक नीति के विरुद्ध यानी पब्लिक पॉलिसी के विरुद्ध अगेंस्ट है, तो ऐसे एग्रीमेंट्स वॉइड होते हैं. एक और बताया था मैंने एग्रीमेंट्स विद पार्टली अनलॉफुल ऑब्जेक्ट्स एंड कॉन्सिडरेशन. अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में जो ऑब्जेक्ट और कॉन्सिडरेशन है वो पार्टली अनलॉफुल है यानी आधा तो लॉफुल है और आधा अनलॉफुल है, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट तो जहाँ तक वो लॉफुल है वहाँ तक वो वैलिड माना जाएगा, और जहाँ तक वो अनलॉफुल है वो यदि करार को वैध और अवैध भागों में अलग अलग नहीं किया जा सकता है तो ऐसा पूरा करार शून्य होगा. लेकिन अगर अलग अलग किया जा सकता है तो वो पार्टली तो लॉफुल हो जाएगा और पार्टली अनलॉफुल हो जाएगा. नेक्स्ट है
बिना प्रतिफल के करार, एग्रीमेंट्स विदाउट कंसिडरेशन, सेक्शन 25 में बताया था कि बिना प्रतिफल के जो भी एग्रीमेंट्स होते हैं यानी कंसिडरेशन के अभाव में जो भी एग्रीमेंट्स होते हैं वो वॉइड होते हैं, सेक्शन 25। और इसमें मैंने कुछ आपको एक्सेप्शंस भी बताए थे। एग्रीमेंट्स इन रेस्ट्रेन ऑफ मैरिज, विवाह में रुकावट डालने वाले करार। Section 26 says every agreement in restraint of the marriage of any person other than a minor is void. Section 26 माइनर को छोड़कर हर एक जो अनमैरिड व्यक्ति है उसके साथ हम कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट नहीं कर सकते जो कि उसकी विवाह में रुकावट डालता हो, रेस्ट्रेंट करता हो। अगर ऐसा करता है कोई एग्रीमेंट तो ऐसा एग्रीमेंट वॉइड है। इस देश में सभी वयस्क यानी मेजर पर्सन को मैरिज करने का फ्रीडम है। इसको मैं एक एग्जांपल देके बताती हूँ। ए ने एक लड़की से प्रॉमिस किया कि वह उस लड़की को प्रॉमिस दिया कि वह उसके अतिरिक्त किसी से विवाह नहीं करेगा, किसी से शादी नहीं करेगा, तथा यदि किसी अन्य से करेगा तो वह उसे यानी जो ए है उस लड़की को 2000 रुपये देगा। कोर्ट ने माना कि ये विवाह में रुकावट डालने वाला करार है। दिस इज द एग्रीमेंट ऑफ रेस्ट्रेंट ऑफ मैरिज और ऐसा एग्रीमेंट इज वॉइड। ये केस था लो वर्सेस पियर्स जो 1768 में आया था, उसमें ये डिसीजन दिया गया था। एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, व्यापार में रुकावट डालने वाला करार। सेक्शन 27 एन एग्रीमेंट that interferes with a person's right to engage him in a lawful business, trade, occupation or profession is called an agreement in restraint of trade. Every agreement by which anyone is restrained from exercising a lawful profession, trade or business of any kind is to that extent is void. Section 27 जैसा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फ्रीली हमें फ्रीडम दी गई है कि फंडामेंटल राइट दिया गया है कि प्रत्येक नागरिक को व्यापार व्यवसाय पेशे की स्वतंत्रता है। तो सेक्शन जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की जो सेक्शन 27 है उसमें ये बोला गया है कि कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जिसके द्वारा किसी भी व्यक्ति को लॉफुल बिजनेस, ट्रेड या व्यापार कह सकते हैं, ऑक्यूपेशन में डालने वाला या रुकावट डालने वाला कोई भी ऐसा एग्रीमेंट किया जाता है तो ऐसा एग्रीमेंट शून्य होगा यानी वॉइड होगा। कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के व्यापार व्यवसाय पेशे में रुकावट डालने के लिए कोई एग्रीमेंट करता है तो वो शून्य होगा। जैसे एक केस है मधुप चंदर वर्सेस राजकुमार दास 1874 में आया था जो रेस्ट्रेंट एग्रीमेंट्स इन रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड से रिलेटेड है। इसमें ए और बी दोनों ही कलकत्ता में एक बिजनेस कर रहे हैं, अलग अलग बिजनेस कर रहे हैं, एक ही बाजार में हैं और अपना अपना बर्तनों का बिजनेस कर रहे थे। तो जो बी था उसे बिजनेस में लॉस हो गया। क्यों? क्योंकि ए उसका कॉम्पिटिटर था, एक ही मार्केट में थे, कंपटीशन था। तो बी ने ए से कहा कि यदि वो अपना बिजनेस बंद कर दे तो वह जो ए है जो बी है वो ए को समस्त राशि देगा, मतलब कुछ पैसे देगा, वो पैसे देगा जो अपने कारीगरों को वो एडवांस में दे रखा था। और इसमें जो ए है वो एग्री हो जाता है और उसने उस मार्केट में अपना बिजनेस बंद कर दिया। बाद में बी ने ए को वो इनकम पैसे देने से मना कर दिया। तो कोर्ट ने कहा कि यह जो केस है, ये जो एग्रीमेंट है वॉइड है क्योंकि ये एग्रीमेंट है रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, व्यापार में रुकावट डालने वाला करार है ये।
एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स, न्यायिक प्रक्रिया में रुकावट डालने वाला करार। सेक्शन 28 says every agreement by which any party is restricted absolutely from enforcing his right under a contract by the usual legal proceedings in the ordinary tribunals, or which limits the time within which he may enforce his rights, is void to that extent. Section 28 वैधानिक कार्यवाहियों में रुकावट डालने वाला कोई सा भी जो एग्रीमेंट होता है वो वॉइड होता है। जैसे एग्रीमेंट्स रिस्ट्रिक्टिंग एनफोर्समेंट ऑफ राइट्स, यानी अधिकारों के प्रवर्तन पर रोक लगाने वाला। जैसे कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जो किसी भी पार्टी को किसी ट्रिब्यूनल में कोई भी प्रोसीडिंग करके अपनी जो राइट्स होते हैं, लीगल राइट्स होते हैं, उसको लागू इम्प्लीमेंट कराने से रोकता है, तो ऐसा एग्रीमेंट वॉइड होता है। जैसे एक कर्मचारी अपने ऑफिस के टाइम पे अपने ऑफिस या सेवा जो उनके अपॉइंट करने वाले बंदे हैं, यानी सेवा योजक से ये समझौता करता है कि यदि उसे नौकरी से अनुचित तरीके से हटा दिया जाएगा तो भी न्यायालय में वह वाद प्रस्तुत नहीं करेगा। तो कोर्ट ने ये डिसीजन दिया कि यह वैधानिक कार्यवाहियों में रुकावट डालने वाला करार है। एक केस था द बेंगल नॉर्थ वेस्टर्न रिले कंपनी वर्सेस सुखदेव प्रसाद 1925। A and B are parties to a contract. Both agree that in case of breach of contract, they would not go to court. This is void contract, void agreement. Uncertain agreement, अनिश्चितता वाले करार। Agreement by the meaning of which is not certain or capable of being made certain are void. Section 29 यानी अनिश्चित अर्थ वाले करार। अगर जो एग्रीमेंट है उसमें जो फैक्ट्स हैं वो अनिश्चित है, जो एग्रीमेंट ही अनसर्टेन है, तो ऐसे अनसर्टेन एग्रीमेंट्स को कभी वैलिड नहीं ठहराया जाएगा। कोई भी ऐसा करार जिसका अर्थ निश्चित न हो या उनका अर्थ निश्चित नहीं किया जा सकता हो, तो ऐसा करार अनिश्चित अर्थ वाले कहलाते हैं। एग्जाम्पल, जैसे ए बी को 100 टन तेल बेचने का एग्रीमेंट करता है, तो ऐसा एग्रीमेंट वॉइड है, क्योंकि यहाँ पर ना तो तेल की कोई किस्म बताई जा रही है, उसका ना प्राइस बताया जा रहा है कि किस टाइप का वो ऑयल है, नहीं बताया जा रहा है, कब वो तेल देगा कोई डेट फिक्स नहीं की जा रही, तो ये सब अनिश्चित है, अनसर्टेन है। तो ऐसे अनसर्टेनिटी वाले जो एग्रीमेंट्स होते हैं वो वॉइड होते हैं। वैगरिंग एग्रीमेंट यानी बाजी के करार। सर विलियम एंसन ने बाजी के यानी वैगरिंग कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में बताया था कि जो बाजी का करार वह होता है जिसमें किसी अनिश्चित घटना के निश्चित हो जाने या अभी निर्णित हो जाने पर धन या धन का मूल्य देने की प्रतिज्ञा होती है। वैगर मीन्स अ बेट। अ वैगर is an agreement to pay money or money's worth on the happening or non-happening of a future event. Means wager is a promise to give money or money's worth upon the determination or uncertainment of uncertainment event. मतलब जिसमें जब दो व्यक्ति किसी अनिश्चित घटना के विषय में विपरीत विचार रखते हुए आपस में एक करार करते हैं कि उस घटना के निश्चित होने पर एक की दूसरे पर जीत होगी और दूसरा उसको कुछ धन या कोई वस्तु देगा। वापस से मैं समझाती हूँ।
बाजी का करार, वैगरिंग एग्रीमेंट एक ऐसा एग्रीमेंट है जिसमें जो घटना होती है अनिश्चित होती है, अनिश्चित घटना के घटित होने पर निर्भर करती है। ऐसे करारों में जो पक्षकार है आपस में ये एग्रीमेंट करते हैं कि कोई जो अनिश्चित घटना है अगर उस निश्चित हो जाने पर या घटित हो जाने पर जो एक पार्टी है दूसरी पार्टी को एक निश्चित अमाउंट देगा, धनराशि देगा या प्राप्त करेगा। इस प्रकार के एग्रीमेंट में किसी भी पक्षकार का हित निश्चित नहीं होता है, एक तो अनसर्टेनिटी होती है इसमें एक पक्षकार को लाभ तथा दूसरे पक्षकार को हानि होती है। एज एग्जाम्पल, चुनाव परिणाम घोषित हो जाने से पूर्व अंता बंता से करार करता है कि यदि संता जीत गया तो अंता बंता को 10,000 रुपये देगा, यदि दंता जीत गया तो बंता अंता को 10,000 रुपये देगा। तो ये एक तरीके से बाजी का करार हुआ। Essentials of wagers must be a promise. Promise depends upon happening or non-happening of event. Event must be certain. Only party is to win or other is to lose. No interest in the happening of event. Must have interest in betting amount. इसके मेन है कि इसमें एक प्रॉमिस होता है। ऐसा एग्रीमेंट एक तो अनिश्चित घटना के घटित होने पर निर्भर है, दूसरा घटना किस ओर घटित होगी या हो चुकी है इसमें दोनों पार्टीज को कोई जानकारी नहीं होती है। दोनों पार्टीज की हार जीत के अलावा इस घटना में और कोई हित नहीं होता है, इंटरेस्ट नहीं होता है। और जो वैगरिंग के जो एग्रीमेंट्स है इसमें एक पक्ष को तो लॉस होता है, दूसरे पक्ष को प्रॉफिट होता है। एक पक्ष जीतता है, दूसरा पक्ष हारता है। प्रत्येक पक्षकार को हारने और जीतने की संभावना समान लगती है क्योंकि अनिश्चित होती है। बाजी के करार में घटना ऐसी होती है जिसके घटित होने पर किसी पक्षकार का नियंत्रण नहीं होता है। नेचर ऑफ वैगरिंग एग्रीमेंट्स, जो ऐसे एग्रीमेंट्स होते हैं वैगरिंग एग्रीमेंट्स, इनका इफेक्ट्स क्या होते हैं। वैगरिंग एग्रीमेंट्स आर वॉइड, ऐसे एग्रीमेंट वॉइड होते हैं। सेक्शन 30 में कहा गया है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कि जो वैगरिंग एग्रीमेंट्स होते हैं वो वॉइड होते हैं। इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ सच एग्रीमेंट्स नथिंग कैन बी रिकवर्ड फ्रॉम कोर्ट। ऐसे एग्रीमेंट के ब्रीच होने पर कोर्ट नहीं जाया जा सकता है, कोर्ट इसमें कोई नहीं कर सकती है क्योंकि ऐसे एग्रीमेंट वैलिड ही नहीं है। जीतने वाले द्वारा वाद प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। बाजी के जीतने वाला बाजी की जीत की जो पुरस्कार है या धनराशि है प्राप्त करने के लिए वाद प्रस्तुत नहीं कर सकता है। सेक्शन 30। एक्सेप्शंस, an agreement to contribute to the payment of a prize of the value of rupees 500 or more to the winners of any horse race is valid। इस बाजी के करार से मिलते जुलते कुछ एग्रीमेंट्स हैं जो इसके एक्सेप्शंस कहे जा सकते हैं। जैसे है एक हॉर्स रेस एग्रीमेंट यानी घुड़दौड़ के करार। आपने देखे होंगे कि हॉर्स रेस में एक तरह से बाजी का करार है लेकिन इसे कोर्ट ने वैलिड ठहराया है। इसमें क्या होता है, घुड़दौड़ के करार में बाजी के करार की श्रेणी में ही आ रहा है किंतु एक निश्चित राशि से अधिक के जो करार होते हैं घुड़दौड़ वाले में वो वैलिड माने जाते हैं। वर्तमान में यदि कोई व्यक्ति घुड़दौड़ में यानी हॉर्स रेस में विजेता व्यक्ति को 500 रुपये या उससे अधिक राशि का इनाम देने हेतु कोई अंशदान देता है या देने का कोई एग्रीमेंट करता है तो ऐसा करार विधि विरुद्ध नहीं होगा। इसी में ये लॉटरियाँ भी इसका एक्सेप्शन है कि लॉटरी भी एक गेम ऑफ चांस है जिसमें किसी भी व्यक्ति के हारने या जीतने की बराबर संभावना रहती है। यह करार भी बाजी के करार की प्रकृति का है लेकिन और अनधिकृत लॉटरियाँ जो भारतीय दंड संहिता की धारा 294 का क्लॉज ए के द्वारा वर्जित हैं।
वे ही लॉटरियां इसमें वैलिड मानी जाती हैं जो कि सरकार द्वारा वैलिड घोषित कर दी गई हैं, अधिकृत हो। एग्रीमेंट, कॉन्टिजेंट ऑन इम्पॉसिबल इवेंट, ऐसे एग्रीमेंट जो कि असंभव भावी घटनाओं पर आधारित होते हैं। सेक्शन 36, contingent agreements to do or not to do anything if an impossible event happens are void whether the impossibility of the event is known or not to the parties to the agreement at the time of the formation। अगर कोई करार किसी असंभव घटना के घटित होने पर निर्भर करती है तो ऐसा करार शून्य होगा, चाहे ऐसी घटना की असंभवता की जानकारी करार करते समय ही क्यों ना हो। किसी असंभव घटना पर अगर आधारित है कोई करार तो वो शून्य होगा। जैसे ए बी से करार करता है कि यदि वह सुजाता से शादी कर लेगा तो वह उसे 500 रुपये देगा, जबकि करार के समय से पूर्व ही सुजाता मर चुकी है, तो ऐसा करार असंभव घटनाओं पर आधारित है और ऐसा करार शून्य है। एग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल एक्ट, असंभव कार्यों को करने का करार। सेक्शन 56 पैरा 1, ऐसा कोई भी एग्रीमेंट शून्य यानी वॉइड है जो किसी ऐसे कार्य को करने के लिए है जो शुरू से ही असंभव है, असंभव जो बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल काम को करने का आप एग्रीमेंट कर रहे हैं तो ऐसा एग्रीमेंट बिल्कुल वैलिड नहीं ठहराया जा सकता है। पंडित ज्ञानेश्वर एक महाराजा से जमीन में छुपे खजाने को जादू से निकालने का करार करता है तो यह करार शून्य है क्योंकि यह एक असंभव कार्य को करने का करार है। सेक्शन 56 पैरा 1। तो इसी के साथ आज का टॉपिक हमारा यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू।